आज हम लोग आपकी कक्षा 11 में कविवर बिहारी जी द्वारा रचित भक्ति एवं श्रृंगार के 5वें पद्यांश का संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्य सौंदर्य और इस पद्यांश पर आधारित, इस दोहे पर आधारित आपकी परीक्षा में पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी हल करना सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह इस पद्यांश में जितने भी शब्द आए हुए हैं पहले हम लोग इन सभी शब्दों का सरल अर्थ जानेंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इस दोहे में आए हुए सभी शब्दों का सरल अर्थ देख लेते हैं। कहत, देखिए कहत माने होता है कहना, कहत माने कहना, लेकिन हम लोग भाव के अनुसार कहेंगे कहता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए। नटत, देखिए नटत का मतलब होता है मना कर देना, नटत माने मना कर देना, लेकिन हम लोग भाव के अनुसार कहेंगे मना कर देती है। रीझत, देखिए रीझत माने होता है मुग्ध होना, किसी के प्रति आकर्षित हो जाना, मुग्ध होना, लेकिन हम लोग भाव के अनुसार कहेंगे मुग्ध हो जाता है। ठीक है। खिझत, देखिए खिझत माने होता है क्रोधित होना, गुस्सा होना। ठीक है, लेकिन हम लोग कह सकते हैं कि गुस्सा हो जाती है या क्रोधित हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। मिलत, देखिए मिलत माने मिलते ही। खिलत, देखिए खिलत माने प्रसन्न हो जाते हैं, खिल जाते हैं, यानी कि प्रसन्न हो जाते हैं। लजियात, देखिए लजियात माने लज्जित हो जाते हैं, जिसको आप कहते हैं शर्मा जाते हैं, तो लज्जित हो जाते हैं। भरे भवन, देखिए भरे भवन मतलब लोगों से भरे हुए घर में, देखिए भरे मतलब भरे हुए और भवन माने घर होता है, तो लोगों से भरे हुए घर में सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। करत है मतलब करते हैं। नैनन ही सौ मतलब नेत्रों से ही या आँखों से ही, नैनों से मतलब नैनन ही सौ मतलब नेत्रों से ही या आँखों से ही। बात सरल है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सभी शब्दों का सरल अर्थ हो गया। अब हम लोगों को इस दोहे की, इस पद्यांश की व्याख्या सीखनी है, लेकिन इसकी व्याख्या को सीखने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसका संदर्भ और प्रसंग लिख लेते हैं, फिर उसके बाद हम लोग इसकी व्याख्या को सीखेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका संदर्भ लिख लेते हैं। तो आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी। यदि कला वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे हिंदी, यदि आप साइंस वर्ग के विद्यार्थी हैं तो लिखेंगे सामान्य हिंदी के काव्य खंड में संकलित भक्ति एवं श्रृंगार शीर्षक से उद्धृत है। इसके रचयिता कविवर बिहारी जी हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। चलिए अब प्रसंग लिख लेते हैं। तो आप प्रसंग हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके लिखेंगे प्रस्तुत दोहे में कवि बिहारी लाल जी ने नायक और नायिका के बीच नेत्रों से की गई बातचीत का बहुत ही सुंदर वर्णन किया है। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। चलिए अब हम लोगों को इस दोहे की व्याख्या सीखनी है। तो देखिए एक बार मैं इस दोहे की व्याख्या आपको साधारण तरीके से बता देता हूँ, आप सुन लीजिए कि आखिर इस दोहे में है क्या। फिर उसके बाद दोबारा जब हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखेंगे तो आपको सब कुछ बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए एक बार हम लोग साधारण तरीके से जान लेते हैं
कि आखिर इस दोहे में है क्या। तो देखिए इस दोहे में है क्या कि जो नायक है वो नायिका को अपनी आँखों से इशारा करके एकांत में अकेले में मिलने के लिए कहता है, लेकिन नायिका नायक से एकांत में अकेले में मिलने से मना कर देती है। जब नायिका नायक से अकेले में मिलने से मना कर देती है तो नायक उस पर मुग्ध हो जाता है, यानी नायक को नायिका के ऊपर और भी अधिक प्रेम आ जाता है। और जब नायिका यह देखती है तो वह नायक पर क्रोधित हो जाती है, नायक पर थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर गुस्सा नाराज़ होने का मतलब लड़ाई झगड़ा वाला नहीं है। जो प्रेम में लोग एक दूसरे से नाराज़ होते हैं, गुस्सा होते हैं, वही है। ठीक है, तो नायिका नायक पर थोड़ा सा नाराज़ हो जाती है, लेकिन उसी समय दोनों के नेत्र, दोनों की आँखें आपस में मिल जाती हैं। जब नायक और नायिका की आँखें आपस में मिलती हैं तो दोनों प्रसन्न हो जाते हैं, दोनों खुश हो जाते हैं। लेकिन उसी समय उन्हें घर के अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आ गया कि इस घर में बहुत सारे लोग भरे हुए हैं, तो दोनों लज्जित हो जाते हैं। जब नायक और नायिका दोनों लज्जित हो जाते हैं तब वो दोनों लोगों से भरे हुए घर में, लोगों से भरे हुए भवन में अपनी आँखों से ही बात करने लगते हैं, यानी अपनी आँखों से ही इशारे इशारे में बात करने लगते हैं। देखिए यही इस दोहे में बताया गया है, यही इसकी व्याख्या है। आप सुन करके भी लिख सकते हैं, लेकिन चलिए एक बार फिर से हम लोग एक एक शब्दों का प्रयोग करके इसकी व्याख्या को सीखते हैं। तो देखिए सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा, ध्यान से सुनिए। प्रस्तुत पद्यांश में कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायक नायिका से आँखों से इशारा करके एकांत में मिलने के लिए, अब आ जाइए दोहे पर, मिलने के लिए कहता है, परंतु नायिका नायक से एकांत में मिलने से मना कर देती है, नटत मना कर देती है। नायिका की इस भाव भंगिमा पर, इतना लिख लीजिए, नायिका की इस भाव भंगिमा पर नायक मुग्ध हो गया, रिझत मुग्ध हो गया, नायक मुग्ध हो गया। नायिका ने जब यह देखा तो, नायिका ने जब यह देखा तो वह नायक पर क्रोधित हो गई, खिझत क्रोधित हो गई। उसी समय दोनों के नेत्र मिल गए, मिलत मिल गए, उसी समय दोनों के नेत्र मिल गए और दोनों ही प्रसन्न हो गए, खिलत खिल गए या प्रसन्न हो गए, दोनों ही प्रसन्न हो गए। तभी उन्हें घर के अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आ गया, इतना भाव के अनुसार लिख लीजिए। तभी उन्हें घर के अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आ गया। फिर अगली लाइन पर, और वो दोनों लज्जित हो गए, और वो दोनों लज्जित हो गए, पूर्ण विराम लगाएंगे और आगे लिखेंगे, फिर वो दोनों लोगों से भरे हुए घर में, फिर वो दोनों लोगों से भरे हुए घर में अपनी आँखों के इशारे से ही बात करने लगे या करने लगते हैं, पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। चलिए एक बार फिर से इसकी व्याख्या को देखते हैं, यदि कहीं नहीं समझ में आया होगा तो समझ में आ जाएगा। लेकिन देखिए दोबारा व्याख्या करने में कुछ वाक्यों में, शब्दों में परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भाव वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए मैंने कहा कि सबसे पहले आप व्याख्या हेडिंग डालेंगे, डैश डालेंगे और डैश डाल करके पहले थोड़ा सा आपको अपनी तरफ से जोड़ के लिखना पड़ेगा। आपको अपनी तरफ से क्या जोड़ के लिखना पड़ेगा, एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में
कवि बिहारी जी कहते हैं कि नायक नायिका से आँखों से इशारा करके एकांत में मिलने के लिए, अब लाइन पर आ जाइए, मिलने के लिए कहता है, परंतु नायिका नायक से एकांत में मिलने से मना कर देती है। नायिका की इस भाव भंगिमा पर, इतना मैंने कहा था जोड़ लीजिएगा, नायिका की इस भाव भंगिमा पर नायक मुग्ध हो जाता है और नायिका जब यह देखती है तो उस पर क्रोधित हो जाती है। उसी समय दोनों के नेत्र आपस में मिल जाते हैं और दोनों ही प्रसन्न हो जाते हैं या प्रसन्न हो उठते हैं। मैंने कहा फिर थोड़ा सा लिखिए, तभी उन्हें घर के अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आ गया और वो दोनों ही लज्जित हो गए। फिर पूर्ण विराम लगाएंगे और लिखेंगे आगे, फिर वो दोनों लोगों से भरे हुए घर में अपनी आँखों के इशारे से ही बात करने लगते हैं। पूर्ण विराम लगा देंगे और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। ठीक है, चलिए अब हम लोग थोड़ा सा काव्य सौंदर्य भी देख लेते हैं। तो देखिए, यदि रस की बात करें तो इसमें संयोग श्रृंगार है। आपको पता है नायक और नायिका के मिलने का जहाँ पर वर्णन होता है वहाँ पर संयोग श्रृंगार होता है। यदि छंद की बात करें तो दोहा है। अलंकार इसमें अनुप्रास है, पूरी लाइन में अनुप्रास भरा हुआ है। भाषा इसकी ब्रज है, शैली इसकी मुक्तक है, गुण इसमें माधुर्य है और शब्द शक्ति इसमें व्यंजना है। ठीक है, चलिए अब इस पर आधारित पूछे जाने वाले संभावित प्रश्नों को भी देख लेते हैं। देखिए, पद्यांश के नीचे 5 प्रश्न होते हैं और एक प्रश्न 2 नंबर का होता है, तो ये 10 नंबर का होता है और इन सभी के उत्तर आपको पद्यांश पर ही देने होते हैं। जो पद्यांश का संदर्भ प्रसंग व्याख्या होता है उसी पर देना होता है। ठीक है, तो देखिए पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, प्रस्तुत पद्यांश में नायक और नायिका के बीच क्या बातचीत हो रही थी? क्या बातचीत हो रही है, स्पष्ट कीजिए। देखिए, मैंने आपको बताया है व्याख्या में, यदि आप थोड़ा भी ध्यान देंगे तो लिख लेंगे। देखिए, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में नायक और नायिका के बीच एकांत में या अकेले में मिलने के लिए बातचीत हो रही है। ठीक है, हो जाएगा। दूसरा, नायक नायिका किस बात पर लज्जित हो जाते हैं? तो देखिए, मैंने बताया था, आप लिखेंगे जब नायक और नायिका को उस घर में अन्य लोगों की उपस्थिति का ध्यान आ जाता है तब दोनों इस बात पर लज्जित हो जाते हैं। आप वाक्य बना के लिख लीजिएगा, आप 11 में है तो लिख ही सकते हैं। तीसरा है, प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है? तो मैंने बताया अनुप्रास अलंकार कई जगह है, तो आप लिख लेंगे। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, तो मैंने आपको पूरी व्याख्या बताई है। जहाँ भी रेखा खींची रहे, आपने देखा था कि नीचे की लाइन में रेखा थी, तो जहाँ भी रेखा खींची रहे आप उसकी व्याख्या कर लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश में नायक और नायिका किस माध्यम से बातचीत करते हैं? तो बहुत ही सरल है, आप लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में नायक और नायिका अपनी आँखों के इशारे के माध्यम से बातचीत करते हैं। तो इसका भी उत्तर पूरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आई होगी।